गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों, जब ऑफलाइन में हम लोग का क्लास चल रहा था तो उसमें हम लोग यानी 12th का पार्ट 1 यानी बुक 1 जो पहला बुक है हम लोग उसको फिनिश कर चुके हैं। उसमें थोड़ा सा ट्रांसफार्मर का लास्ट में बच गया, एक दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो लास्ट में हम लोग कर लेंगे। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ बच्चों ऑप्टिक्स। अब जरा सुनिएगा, ऑप्टिक्स ये 12th का बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, 12th बोर्ड के लिए खासकर बच्चों, 12th जिसको आप देने जा रहे हैं 12th बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट कहने का मतलब है कई एक कारण है इसका इंपॉर्टेंट होने का। पहला नंबर, तो इस ऑप्टिक्स से अकेले आपको सिर्फ ऑप्टिक्स से 14 नंबर का क्वेश्चन आपको बोर्ड में पूछा जाएगा, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव मिला करके। और दूसरा एक तो 14 नंबर का अकेला इससे पूछा जाएगा। उसके बाद बच्चों इसके जो भी क्वेश्चन होंगे आपको, सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हो कुछ भी, वो सारा क्वेश्चन आपको इजी वे में आपसे थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा सोचेंगे, अगर सिंसियर है आप ढंग से क्लास में सुने हैं बातों को तो थोड़ा सा सोचेंगे तो आपका इसका क्वेश्चन आपको बन जाएगा। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जैसी कोई बातें नहीं है कि इधर वेक्टर है इधर ये है फोर्स, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक जैसा लेंदी नहीं है, ये आपको तुरंत बनेगा क्वेश्चन इसका, थोड़ा सा आप सोचेंगे तो। उसके बाद पढ़ने में भी इंटरेस्टिंग है, आपको जो भी बात इसमें पढ़ाया जाएगा आपको लगे कहीं ना कहीं हम सुने हैं, पढ़ने में मजा आएगा। यानी इसमें ये थोड़ा अलग दुनिया है, ये अलग चीज है। तो बच्चों इस एक तो सुनिए, आपको नंबर उठाने में बोर्ड में स्कोरिंग यूनिट इसको माना जाता है। स्कोर आपका यानी बोर्ड में ज्यादा नंबर आप उठा सकते हैं अगर इसको ढंग से आप देख लेंगे तो। पढ़ने में भी मजा आएगा आपको, लेकिन आपको ढंग से सुनना है जो भी बात बताया जाएगा। अब क्रैश कोर्स का बैच है तो हम तो वही बात करेंगे जिसको एग्जाम से मतलब है। और एक चीज और है कि इसमें क्वेश्चन का ज्यादा वेरिएशन नहीं है, बहुत कम क्वेश्चन है, बहुत लिमिटेड क्वेश्चन है, गिने चुने क्वेश्चन है जिसको हम लोगों को ध्यान देना है। और अगर गिने चुने क्वेश्चन को आप ध्यान में रखते हैं तो आपका सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, कोई बहुत बड़ा वेरिएशन इसमें नहीं है। क्लियर है बच्चों? तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑप्टिक्स। अब जरा सुनिएगा, चूंकि क्रैश कोर्स का बैच है तो कॉपी में हम उसी क्वेश्चन को लिखेंगे या वही बात हम कॉपी में लिखेंगे जिसको एग्जाम से मतलब है। समझाएंगे आपको हम बहुत सारी बातें ताकि जो क्वेश्चन आने वाला है उसको समझने में हमको मदद मिले। इसके लिए हम लोग बात समझाएंगे हम बोर्ड पे बहुत, लेकिन आपको कॉपी पे नहीं लिखना है। कॉपी पे आपको वही बात लिखना है जो हम लिखने के लिए कहेंगे जिसको एग्जाम से मतलब है। क्लियर बच्चों? तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों ऑप्टिक्स। अब जरा सुनिएगा बच्चों, ऑप्टिक्स हिंदी वालों के लिए, हिंदी में इसको बोलते हैं प्रकाशिकी। अब मान लीजिए कोई से आपसे कोई पूछे कि ऑप्टिक्स क्या है, थोड़ा सा जानिए ताकि मजा आए आपको पढ़ने में। आपको कोई पूछे कि ऑप्टिक्स क्या है तो बच्चों एक लाइन में उसको जवाब देना है कि यह फिजिक्स का एक ब्रांच है, एक हिस्सा है जिसमें हम लोग कुछ भी पढ़ेंगे ऑप्टिक्स में तो वो रिलेटेड होगा किससे बच्चों? लाइट से। यानी कुछ भी ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे तो किसी न किसी रूप में उसमें इन्वॉल्व होगा क्या? लाइट यानी प्रकाश। यानी प्रकाश से संबंधित घटनाओं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे किसमें? ऑप्टिक्स में, यानी प्रकाश की में। तो यूं कह सकते हैं कि द ब्रांच, लिखना नहीं है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द फेनोमेनन रिलेटेड टू लाइट इज कॉल्ड ऑप्टिक्स। यानी भौतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग प्रकाशिकी से संबंधित बातों के बारे में अध्ययन करते हैं। अब आइए बच्चों, ये तो हो गई कि ऑप्टिक्स है क्या, यानी कुछ भी कोई पूछे कि ऑप्टिक्स में क्या हम लोग पढ़ते हैं तो बताएंगे बच्चों कि लाइट के साथ घटने वाली जो भी घटना है वो सारा हम लोग डिस्कशन करेंगे कहां पे? ऑप्टिक्स में। अब बच्चों हमको 12th बोर्ड में, ये 12th में हम लोगों को पढ़ना है बच्चों, ये ऑप्टिक्स का 2 ब्रांच हम लोगों को लिखना नहीं है किसी को कुछ भी, बार बार बोलना हो। ऑप्टिक्स का 2 ब्रांच हम लोगों को 12th में पढ़ना है, मात्र 2 ब्रांच। पहला ब्रांच का नाम है बच्चों रे ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, या इसी का दूसरा नाम है जियोमेट्रिकल बच्चों ऑप्टिक्स, जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स। हिंदी में सुनिएगा जरा, किरण प्रकाश की या ज्यामितीय प्रकाश की। ज्यामितीय प्रकाश की इसलिए बोलते हैं बच्चों कि इसमें कुछ जियोमेट्री भी इन्वॉल्व है, ज्यामिति भी इन्वॉल्व है। और दूसरा ब्रांच है बच्चों वेव ऑप्टिक्स, हिंदी में बोलते हैं तरंग प्रकाश की। ये 2 ब्रांच हम लोगों को 12th बोर्ड में पढ़ना है। एक और ब्रांच होता है
क्वांटम ऑप्टिक्स, लेकिन हम लोग को 12th में वो नहीं पढ़ना है। हम लोग को 12th में सिर्फ वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ना है। तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में बच्चों, रे ऑप्टिक्स, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों रे ऑप्टिक्स। ध्यान से सुनते रहे, अभी कुछ नहीं लिखना है, हम कुछ बातें यानी बेसिक आपको बता रहे हैं ताकि क्वेश्चन समझने में आपको दिक्कत ना हो, लेकिन बोर्ड पे लिखना, इसके कॉपी में नहीं लिखना है। अब आइए, जब हम बोलेंगे कि लिखो तब लिखना है। अब आते हैं बच्चों रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स इसी को बोलते हैं बच्चों ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, यानी किरण प्रकाश की, हिंदी में बोलते हैं किरण प्रकाश की। अब जरा सुनिएगा, रे, अच्छा बताइए ऑप्टिक्स क्या है? लाइट से रिलेटेड घटनाओं के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, द फेनोमेना रिलेटेड टू लाइट। तो सुनिएगा, रे ऑप्टिक्स में आपको लाइट से रिलेटेड दो घटना यानी दो फेनोमेनन के बारे में स्टडी करना है। दो घटना जो लाइट के साथ घटती है उसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है, कहाँ? रे ऑप्टिक्स में। और बाकी कई एक फेनोमेनन है, कई एक घटना है जो हमको पढ़ना है वेव ऑप्टिक्स में। अब रे ऑप्टिक्स में क्या क्या पढ़ना है बच्चों? तो रे ऑप्टिक्स में हमको पढ़ना है लाइट से रिलेटेड यानी लाइट से संबंधित पहला घटना है जिसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ बच्चों लाइट, हिंदी वाले प्रकाश का अपवर्तन, यानी लाइट के साथ घटने वाली ये घटना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। और दूसरी घटना है बच्चों रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का अपवर्तन। यह है प्रकाश का परावर्तन, यह है प्रकाश का अपवर्तन। ये दो घटना हमको पढ़ना है, कहां? रे ऑप्टिक्स में। अब जरा सुनिएगा, ये जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है बच्चों, जिसमें हम लोग को पढ़ना है रिफ्लेक्शन थ्रू कहां? मिरर से रिफ्लेक्शन यानी दर्पण से परावर्तन। याद कीजिए, मेन बैच में आपको हम डिटेल में बता चुके हैं, प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, यानी समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण से रिफ्लेक्शन हम लोग को पढ़ना है। तो बच्चों जरा सुनिएगा, 12th बोर्ड में यानी 12th में आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से यानी यूं कहे तो मिरर से आपका क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, बहुत कम, एक आध दो ऑब्जेक्टिव कभी पूछा जाता है इससे, यानी ये लेस इंपॉर्टेंट है किसके लिए? 12th बोर्ड के लिए। 10th में तो बहुत क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, 12th में इससे क्वेश्चन बहुत कम, न के बराबर। तो हम लोग इस पर उतना टाइम नहीं देंगे, यानी यूं कहिए कि हम लोग इस पर अभी नहीं पढ़ेंगे इसको। हम लोग इसमें बहुत कम, एक आध दो क्वेश्चन बाद में बताएंगे आपको कौन सा क्वेश्चन है, एक आध दो गिने चुने क्वेश्चन इसमें कभी ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं। अब आपका 12th का सिलेबस जहां से क्वेश्चन स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है कहां से बच्चों? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से। तो हम लोग चूंकि क्रैश कोर्स का बैच है तो हम लोग इसी को स्टार्ट करेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्लियर है बच्चों? तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लिखना नहीं है कुछ भी, बार बार बोल रहे हैं, सिर्फ समझते रहिए। अभी जहां से लिखने वाली बात आएगी हम खुद बताएंगे आपको। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी लाइट के साथ घटने, यहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे 12th में, क्योंकि यहीं से 12th का क्वेश्चन सब आता है। रिफ्लेक्शन से क्वेश्चन आपको 12th में बहुत कम, न के बराबर, मतलब पूछिए कहिए ना कि नहीं आता है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। थोड़ा समझेंगे अभी 5-6 मिनट आप, यानी 2-3 मिनट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, उसके बाद हम क्वेश्चन पे आ जाएंगे। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। अब जरा समझिए क्या है बच्चों। मान लीजिए कि मेरे पास एक सरफेस है इस तरह का, ये एक सरफेस है बच्चों, सतह है। इस सरफेस के जस्ट ऊपर, इसके ऊपर और इसके नीचे, बच्चों ध्यान से सुनना, इस सरफेस के ऊपर और नीचे मीडियम सेम नहीं है। मान लीजिए कि इधर कोई और मीडियम है, इसको मान लेते हैं बच्चों मीडियम 1, इधर कोई और मीडियम है, इसको हम मान लेते हैं मीडियम 2, यानी माध्यम 1 माध्यम 2। मीडियम कहने का मतलब समझिए, जैसे मान लीजिए इधर एयर है और इधर वाटर है, यानी इधर हवा है बच्चे, इधर पानी है। तो इस सरफेस ऐसा सरफेस है जो दो मीडियम को अलग अलग कर रहा है, एयर को और वाटर। अब एक एक्सपेरिमेंट किया गया, क्या देखा गया बच्चों? मान लीजिए इस पर एक नॉर्मल डालिए अपने मन से, इस सरफेस पर एक, देखते रहना सब आदमी, बहुत मजा आएगा। एक नॉर्मल डालिए इस पर, कहीं भी, यहां कहीं भी एक नॉर्मल डालिए। अब एक एक्सपेरिमेंट किया गया, एक लाइट को मीडियम 1 से मीडियम 2 में भेजा गया। ध्यान से सुनना, मीडियम 1 से यानी नॉर्मल से कुछ एंगल बनाते हैं। मान लीजिए बच्चों कि नॉर्मल से जो एंगल बना उसको हम फिलहाल आई कह देते हैं, यानी नॉर्मल से कुछ एंगल बना करके उसको भेजा गया मीडियम 1 से 2 में। जब देखा गया
तो ये पॉइंट को मान लीजिए, यहाँ पे आप नॉर्मल डायरेक्ट को वो मान लीजिए, तो यहां से यहां तक तो लाइट सीधे आया, स्ट्रेट आया, लेकिन जैसे ही ये मीडियम 2 में क्रॉस किया बच्चों, तो ये अपने ओरिजिनल पाथ को छोड़ दिया, अपने ओरिजिनल पाथ से थोड़ा सा डेविएट हो गया। जरा गौर से देखना, ये लाइट को जाना तो ऐसे चाहिए एकदम ओरिजिनल पाथ पर सीधे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये अपने देखिए, इसका ओरिजिनल पाथ तो ये था बच्चों, इसका ओरिजिनल पाथ तो ये था। वास्तविक रास्ता की अगर बात करें तो लाइट का तो ओरिजिनल पाथ ये था, तो इस पर ना जाके ये थोड़ा सा अपने पथ से डेविएट हो गया, और ये मान लीजिए नॉर्मल से मीडियम 2 में जो नॉर्मल से एंगल बनाया, इसको हम बोल लेते हैं आर, मान लीजिए। तो सुनिएगा क्या देखा गया, जब लाइट एक मीडियम से, छोटी सी बात आप सब आदमी जानते हैं, लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, यानी मीडियम चेंज होता है, तो वो अपने ओरिजिनल पाथ से थोड़ा सा डेविएट हो जाती है। इसी घटना को बच्चों कहा गया रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यानी कोई आपसे पूछे कि रिफ्रैक्शन यानी प्रकाश, सब जानते हैं आप लोग, 10th से ही जानते आ रहे हैं कि प्रकाश का आवर्तन क्या है, तो कहेंगे कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपने पथ से थोड़ा सा विचलित हो जाती है, डेविएट हो जाती है। इस फेनोमेनन को बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्लियर है? अब जरा सुनिए, ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो है बच्चे, लाइट के साथ घटने वाली ये घटना है, ये ऐसे ही नहीं घटता है, इसके लिए 2 नियम है, यानी ये किसी ना किसी लॉ के अकॉर्डिंग घटता है, पाथ को छोड़ता है। सही बात है कि मीडियम 1 से मीडियम 2 में जाएगा तो अपने पथ से थोड़ा विचलित होगा, लेकिन इसके लिए नियम है, 2 लॉ है, यानी 2 लॉ को फॉलो करता है, 2 लॉ को यानी 2 नियम को पालन करते हुए ऐसा होता है। वो 2 लॉ क्या है बच्चों, अब जरा देखिएगा, सब आदमी सुनिएगा। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के लिए जो 2 लॉ है आपका, सब आदमी पहला लॉ सब आदमी जानते हैं। पहला लॉ में बताया जाता है कि इंसिडेंट, अच्छा बताइए यहां रिफ्लेक्शन हुआ है कि रिफ्रैक्शन? बच्चों रिफ्रैक्शन। तो देखिए मीडियम 1 में जो रे है इसको बोलेंगे इंसिडेंट रे, आपतित किरण, और मीडियम 2 में जो रे है इसको बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे, अपवर्तित किरण। तो सुनिएगा, लॉ पहला नियम बोला गया कि इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। यानी कहने का मतलब बच्चों, आपतित किरण, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब एंड अपवर्तित किरण, तीनों एक ही तल में होता है, ये सब जानता है। दूसरा लॉ लिखना नहीं है, ये सब पूछा नहीं जाता है, समझिए, जो पूछा जाएगा उसको समझने के लिए जरूरी है बच्चों, ताकि इंटरेस्ट आपको। दूसरा लॉ है, दूसरा लॉ जो है बच्चों वो है स्नेल्स लॉ। अब जरा ढंग से सुनिएगा, पूरे ऑप्टिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछा नहीं, फिर देखो पूछा नहीं जाएगा, कहो सर आप बोले सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है और पूछा नहीं जाएगा। हाँ 10th में पूछा जाता है, 12th में आपको स्नेल्स लॉ क्या है नहीं पूछा जाएगा, लेकिन एक भी क्वेश्चन आप नहीं बना सकते विदाउट स्नेल्स लॉ। सोचिए ना, लेंस पढ़ सकते ना प्रिज्म पढ़ सकते, कुछ भी नहीं पढ़ सकते हैं अगर आपको स्नेल्स लॉ छूट गया तो सुनिए, लाइट के साथ घटने वाली घटना रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। जब प्रकाश एक मीडियम से दूसरे मीडियम आती है तो अपने पथ से थोड़ा विचलित हो जाती है, और इसके पीछे 2 लॉ है। पहला लॉ आप देखिए, दूसरा लॉ में क्या है बच्चों, स्नेल्स लॉ। अब स्नेल्स लॉ जैसे ही पढ़ेंगे और क्वेश्चन स्टार्ट, तो लेकिन स्नेल्स लॉ पढ़ने से पहले एक छोटी सी बात है जो आपको जानना पड़ेगा, तभी इस लॉ को पढ़ेंगे। यानी सुनिए, अभी हम इसको होल्ड पे रखेंगे, पढ़ना यही है हमको, अभी हम इसको होल्ड पे रखेंगे और उससे पहले एक छोटी सी बात समझेंगे। क्लियर है बच्चों? तो आइए फिर से पढ़ना स्नेल्स लॉ है। स्नेल्स लॉ पढ़ने के बाद ही हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन स्नेल्स लॉ पढ़ने से पहले इसको होल्ड पे रख के एक छोटा सा बात है, पहले वो जानते हैं कि वो क्या है, उसके बिना हम लोग का काम नहीं होगा। आइए बच्चों, वो कौन सी बात है बच्चों, ध्यान में रखना, सवाल नहीं पढ़ना है स्नेल्स लॉ, हमको वहीं से कहानी स्टार्ट होती है। लेकिन स्नेल्स लॉ पढ़ने से पहले हमको एक बात जानना है, जिस बात का नाम है बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको सूचित करते हैं म्यू से। सब आदमी ध्यान से सुनेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसको किससे सूचित करते हैं बच्चों, म्यू से। हिंदी होता है अपवर्तनांक, नहीं लिखना है अपवर्तनांक। अब पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में समझेंगे, तभी हम लोग पढ़ सकते हैं स्नेल्स लॉ। अब जरा जानेंगे बच्चों कि आखिर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है।
पहली बात बच्चों, कभी भी आपसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा जाएगा बच्चों, शॉर्ट में इसको पहला अक्षर आर है, अब बाद वाला अक्षर आई है, तो इसको शॉर्ट में आर आई बोला करेंगे, इतना लंबा कौन लिखेगा। तो कभी भी आपसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जिक्र किया जाएगा, तो वो कभी भी पूछेगा बच्चों, तो वो पूछेगा किसी ना किसी मीडियम का। किसका पूछेगा? मीडियम का। जब कभी भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछेगा तो मीडियम देगा। जैसे बोलेगा एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सब क्या है बच्चों? मीडियम है, माध्यम है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी ना किसी मीडियम का होता है। अब मान लीजिए बच्चों, जैसे कि हम बोल दिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का है, मान लीजिए हमको दे दिया एक मीडियम वाटर, वाटर एक मीडियम दे दिया, यहां पे बोल दिया कि इसमें वाटर है। ध्यान से सुनना सब आदमी, बहुत इंपॉर्टेंट। अब बोला आपको कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताइए, ये वाटर है मान लीजिए, और इसका ये मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमसे पूछा। तो सुनना गौर से सब आदमी, बहुत इंपॉर्टेंट कह रहे हैं कि आप थोड़ा देर बाद जानोगे स्नेल्स लॉ के बाद। हमको पूछा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का। बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लिखते हैं म्यू से, तो यहां लिखेंगे म्यू, और चूंकि वाटर का है तो इसके नीचे में सब स्क्रीन लगा देंगे डब्ल्यू, म्यू डब्ल्यू, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर बराबर, सुनना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का पूछा है तो आप ऊपर में लीजिए स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, यानी वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल, जिसको किससे लिखते हैं? सी से। और ये सी होता है बच्चों 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एयर और वैक्यूम के लगभग सेम ही होता है, दोनों के लिए सेम ही होता है, लगभग सेम होता है। तो वायु का हो चाहे निर्वात का हो, वायु में या निर्वात में प्रकाश चलता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे? सी से। अब हमको पूछा है वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी जल का अपवर्तनांक, तो इसको सूचित करेंगे म्यू डब्ल्यू से, बराबर होता है बच्चों, आप स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, यानी वायु में प्रकाश की चाल ऊपर में लिखिए और नीचे में भाग दीजिए वाटर में। जो देखिए स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, यानी ऐसे समझो, देखो किसका पूछा है, जरा और क्लियर होगा, किसका पूछा है? वाटर का। तो पहले लाइट को एयर से चलाइए, कहां? नीचे मान लीजिए वाटर है, एयर से लाइए कहां बच्चों? वाटर में, ठीक। तो एयर में जो लाइट का स्पीड होगा उसको हम लोग सी से लिखते हैं, यह है आपके सामने। और वाटर में जब आया तो स्पीड तो चेंज हो गया, मीडियम बदलता है तो स्पीड चेंज होता है, तो इसमें कुछ ना कुछ तो स्पीड होगा। तो मान लीजिए इसमें जो स्पीड है उसको भी डब्ल्यू लिख दिए, भी बोले तो स्पीड और डब्ल्यू बोले तो किसमें? वाटर में स्पीड। तो बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर बराबर स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। कुछ नहीं सोचना है, फिर से जल का अपवर्तनांक बराबर वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल और बटा में जल में प्रकाश की चाल, यानी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। मान लीजिए हमसे पूछ दिया ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कांच का, शीशा का, कांच का अपवर्तनांक बताइए। तो कुछ नहीं करना है, ऊपर में सी लेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, यानी कांच भीजी। अरे बोलो, यानी हमको किसका पूछा था? कांच का अपवर्तनांक, तो हम ऊपर में ले लिए वायु या निर्वात में प्रकाश, सब केस में ऊपर में यही रहेगा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, यानी वायु में प्रकाश की चाल, और नीचे में जिस मीडियम का पूछा है उस मीडियम में प्रकाश की चाल से भाग दो। जैसे मान लो एक और एग्जाम, मान लीजिए हमको पूछा मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव, कोई मीडियम होगा ना पता है, तो मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा, तो ऊपर में सी बच्चों, और नीचे में क्या होगा? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 V1। लगता है सारे बच्चों को क्लियर हो गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीनिंग क्या है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम अपॉन उस मीडियम में लाइट का स्पीड। जैसे मान लीजिए थोड़ा सा बच्चों, थोड़ा सा धैर्य रखेंगे, तुरंत अभी क्लियर रहेगा। जैसे मान लीजिए बच्चों ध्यान से, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम है 3 × ये सब लिखना नहीं है, ये सब चीज नहीं लिखना है। देखिएगा जैसे हमको बोला कि स्पीड ऑफ लाइट इन कांच,
यानी स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास है आपका Vg बराबर 2 इंटू 10 टू दी पावर मान लीजिए 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक, यानी बोल दिया कि कांच में लाइट का स्पीड यानी शीशा में प्रकाश की चाल कितना है 2 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और हमसे पूछा कि कांच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताइए, μg बराबर बताइए क्या होगा। कांच, फिर से कांच में लाइट का स्पीड दे दिया और कांच का वर्तनांक हमसे पूछा, यानी स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास दिया हुआ है, स्पीड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास हमसे पूछा। तो क्या करेंगे, क्या फॉर्मूला है, μg बराबर c अपॉन Vg। तो बच्चों c क्या होता है 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 और Vg दिया हुआ है 2 इंटू 10 टू दी पावर 8, इसे कट गया। तो बोलिए कांच का वर्तनांक, शीशा का वर्तनांक 3/2 यानी 1.5। क्लियर है बच्चों, कांच का वर्तनांक निकल के आ गया 1.5। क्लियर है सबको, अब यहां तक होता है कि सबको क्लियर है। किसी भी मीडियम का पूछे, यानी एक फॉर्मूला मेरे पास आ गया बच्चों, जरा देखिए तो म्यू मीडियम, कोई भी मीडियम, एयर हो, वाटर हो, कांच हो, कुछ भी हो, बराबर C अपॉन V मीडियम। बस वाटर का तो दोनों जगह वाटर, ग्लास का तो दोनों जगह G, एयर का तो दोनों जगह एयर। क्लियर है बच्चों, ये फॉर्मूला आप कहीं कॉपी में डालिए तो जल्दी, सिर्फ μm बराबर C अपॉन Vm, जल्दी डालिए फॉर्मूला कॉपी में, ये वाला सिर्फ μm बराबर बच्चों काम देगा हमको। अब जरा बोर्ड पर देखिए, इसको मैं लिख देता हूं, परिचय RI ऑफ मीडियम, RI ऑफ मीडियम हिंदी वालों के लिए माध्यम में, माध्यम का वर्तनांक कोई भी माध्यम हो, और यह स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम यानी माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल हिंदी में, और यह स्पीड ऑफ लाइट इन एयर ऑब्लिक देके क्या बच्चों वैक्यूम, एयर या वैक्यूम, वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल। सिर्फ ये फॉर्मूला कॉपी में जाने दीजिए, इसका भी जरूरत नहीं था लेकिन लिखवा दिया, काम है हमको इसका। चलिए ये चीज तो अब आप जान गए। अब आइए स्क्रीनशॉट लीजिए, मिटाएंगे इसको भी। चलिए आपने लिख लिया। अब आइए बच्चों एक चीज और समझिए, जैसे मान लीजिए अभी तक हमको पूछा था कि एयर का वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी किसी एक मीडियम का पूछ रहा था। अब हमसे पूछे मान लीजिए कि μg/W, ध्यान से μg/W यानी अब देखिए पहले कौन है, ग्लास है, बाद में कौन है, वाटर है। बहुत काम का चीज से समझ दे रहे इस पर, पहले ग्लास फिर वाटर। तो देखिए जो पहले है उसका होता है बाद वाला के रिस्पेक्ट में। तो देखिए ये क्या है जानते हैं, कांच का यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, यानी जो पहले है उसका है। देखिए मैं लिखता हूं, यह है RI ऑफ ग्लास, पहले जी है ना, तो ग्लास का है RI ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू बच्चों वाटर, यानी हिंदी वालों जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, जो पहले है उसका है, बाद में है उसके सापेक्ष। और इसको लिखते हैं बच्चों, देखिए जरा बताइए, इसको लिखेंगे पहले जी है ना, तो μg अपॉन μw, μg अपॉन μw। याद कीजिए तो, याद कीजिए μg को क्या लिख सकते हैं, C अपॉन Vg, अभी बताए थे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, अपॉन μw को क्या लिख सकते हैं बच्चों, C अपॉन बोलिए जल्दी बोलिए VW। अब इसको गुना में लाइए तो C अपॉन Vg, जब ये गुना में जाएगा तो VW ऊपर जाएगा, VW ऊपर जाएगा और नीचे में C आएगा, C से C कैंसिल, तो बच्चों आ जाएगा VW अपॉन Vg। फिर से देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर,
यानी कांच का अपवर्तनांक जल के सापेक्ष, तो बराबर हो जाएगा कांच का अपवर्तनांक बटा में जल का अपवर्तनांक, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास को इस स्टाइल में लिख सकते हैं, बताए थे कि C अपॉन VG, इसको भी लिख सकते C अपॉन VW। अब गुना किए तो आ गया VW अपॉन VG। अब जरा इसको इधर लाइए, तो इधर लाइए इसको, तो म्यू GW बराबर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में बात करें तो म्यू G अपॉन म्यू W बराबर, अगर हम स्पीड में बात करें बच्चों स्पीड में, तो VW अपॉन क्या VG। आपको एक चीज ध्यान रखना है। अच्छा, इसी को अगर वेवलेंथ के टर्म में लिखे, तरंग दैर्ध्य के टर्म में बच्चों, तो लेमडा W अपॉन लेमडा G। अब जरा इस बॉक्स को देखिए, हो गया फाइनल बॉक्स बन गया आपके सामने। ध्यान से सुनिए, इस बॉक्स पे, इसी बॉक्स पे ध्यान देना है। ये बॉक्स आपके कॉपी में जाएगा ही, मात्र ये बॉक्स और कुछ नहीं, बस हमको इससे काम हो जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर अगर लिखना है आपको, तो आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में लिखेंगे तो ऊपर में लिखेंगे उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो पहले है, और नीचे में लिखेंगे जिसके रिस्पेक्ट में वो नीचे में आएगा। लेकिन जब स्पीड में आप लिखेंगे, ध्यान रखना ये बात को, जब स्पीड में लिखेंगे आप, तो स्पीड उसका ऊपर लिखेंगे जिसके रिस्पेक्ट में है, यानी किसके रिस्पेक्ट में है, वाटर का, वाटर के रिस्पेक्ट में। तो वाटर में स्पीड ऊपर लिखाया है और ग्लास में स्पीड नीचे लिखाया है। और वेवलेंथ में जैसे स्पीड में वैसे वेवलेंथ में भी वही होगा, सेम। वाटर का वेवलेंथ ऊपर और ग्लास का वेवलेंथ नीचे, यानी स्पीड में और वेवलेंथ में सीधा संबंध है, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में और स्पीड में उल्टा संबंध है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर उसका स्पीड नीचे, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे उसका स्पीड ऊपर। क्लियर है बच्चों? ये बॉक्स फाइनल कीजिए, लिखिए जल्दी। बस हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए। अब आइए देखिए, जैसे एक और बॉक्स आपके सामने, मान लीजिए लिखल है μ21, तो बताइए, तो अब समझ गए तो बताइए किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मीडियम 2 का, किसके रिस्पेक्ट में, 1 के रिस्पेक्ट में। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में μ2 जो पहले है उसका ऊपर में, अब बटा में μ1, लेकिन स्पीड के टर्म में लिखे तो हो जाएगा v1 अपॉन v2, अब बराबर लेमडा में वही बात, लेमडा 1 अपॉन लेमडा 2। देखें रिलेशन, यानी बच्चों जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर लिखाएगा, जिसके रिस्पेक्ट में है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे लिखाएगा। लेकिन जब स्पीड में जाएगा तो जिसके रिस्पेक्ट में है उसका स्पीड ऊपर जाएगा और जिसका है उसका स्पीड नीचे आएगा। क्लियर? इतने बात आपको, यानी स्पीड में और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में उल्टा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 का ऊपर तो स्पीड 1 का ऊपर। क्लियर है? चलिए इसको फिनिश कीजिए। अब स्टार्ट करते हैं स्नेल्स लॉ। चलिए बच्चों, स्नेल्स लॉ भी आपको न लिखना है, सिर्फ समझना है, और कहां से क्वेश्चन स्टार्ट करना है वो अभी हम आपको बताते हैं। जैसे एक क्वेश्चन कीजिए, तो पहले एक क्वेश्चन छोटा सा लिखिए, सवाल लिखिए। तो क्वेश्चन लिखिए, RI ऑफ, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, RI ऑफ ग्लास इज 3/2 and RI of water is 4/3. Then find the RI of glass with respect to बच्चों, RI of glass with respect to वाटर लिखिए। हिंदी लिखे सवाल में, एक क्वेश्चन से क्लियर कर लेते हैं हम लोग। पहले लिखेगा हिंदी वाले, कांच का अपवर्तनांक 3/2 है, कांच का अपवर्तनांक 3/2 है, तथा वायु का अपवर्तनांक कांच का अपवर्तनांक 3/2 है, तथा जल का अपवर्तनांक 4/3 है, तथा जल का अपवर्तनांक 4/3 है। तो कांच का अपवर्तनांक बताइए। तो
कांच का अपवर्तनांक बताइए जल के सापेक्ष। तो कांच का अपवर्तनांक बताइए जल के सापेक्ष। बच्चों आंसर हो जाएगा बच्चों 9/8। आंसर हो जाएगा 9/8। अब जरा देखिए तो सॉल्यूशन इसको करते हैं। पहले एक बात बताइए, यहां देखिए सवाल में गिवन में हमको लिखवा, बहुत छोटा क्वेश्चन जान के दिए हैं, कई बार ऑब्जेक्टिव में आ जाता है, जान के दिए ताकि आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। गिवन में देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, ग्लास। तो ये क्वेश्चन दिया गया है बच्चों, आपको कह रहा है कि RI ऑफ ग्लास इज 3/2, यानी कांच का अपवर्तनांक 3/2 है, एंड RI ऑफ वाटर इज 4/3, यानी जल का अपवर्तनांक 4/3 है। अच्छा एक चीज और, इसको जो लिखा है सिर्फ RI ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू RI ऑफ ग्लास इज 3/2, इसको ऐसे भी लिख सकता है RI ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। विथ रिस्पेक्ट टू एयर लगाएं चाहे ना लगाएं, आपको समझना है वो एयर के रिस्पेक्ट में ही दिया हुआ है। सिर्फ ग्लास का लिखा है मतलब एयर के रिस्पेक्ट में, यानी कांच का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष 3/2, ऐसा भी कहीं क्वेश्चन में लिख सकता है। तो दोनों का मीनिंग आपका सेम है। फिर है RI ऑफ वाटर इज 4/3, यानी इसको ऐसे ही बोल सकते हैं RI ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर 4/3, यानी कांच का अपवर्तनांक 3/2 है और जल का अपवर्तनांक 4/3 दिया गया है। हमसे पूछा है RI ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, यानी ग्लास का पूछा है किसके रिस्पेक्ट में, वाटर के, यानी कांच का पूछा जल के सापेक्ष, यानी क्या पूछा हमसे याद कीजिए, म्यू कांच का, तो कांच का है तो पहले G, अब विथ रिस्पेक्ट टू वाटर तो W, म्यू G W हमसे पूछा गया है। क्लियर है बच्चों? आइए इसको सोल्व कर, सिर्फ ये क्वेश्चन दिया गया आपको ताकि आपके दिमाग में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बैठ जाए। बच्चों आइए सोल्व करते हैं। आंसर दिया हुआ है 9/8। ये कैसे सोल्व होगा जरा बोर्ड पर देखिए तो कि ये कैसे सोल्व होगा। तो बच्चों जरा देखिए, गिवन हमको लिखवाइए पहले सब आदमी। गिवन क्या है? गिवन है म्यू जी इज इक्वल टू 3/2 दिया हुआ है। बच्चों म्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू 4/3, हमसे पूछा म्यू जी डब्ल्यू बराबर हुआ, तो हम क्या कहेंगे? हम जानते हैं कि अभी लिखवाए थे आपको कि म्यू जी डब्ल्यू इज इक्वल टू म्यू जी अपॉन म्यू डब्ल्यू, अरे यही ना लिखवाए है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में। तो बोलिए म्यू जी का वैल्यू बच्चों 3/2 इज इक्वल टू म्यू डब्ल्यू कितना है 4/3। अब इसको ठीक कीजिए तो 3/2 गुना में जाएगा तो 3 ऊपर और 4 नीचे, आंसर आ गया 3×3 9/8। बच्चों आंसर क्लियर है, ये आपका आंसर आ गया। जल्दी वीडियो को पॉज करके लिखिए। चलिए आपने लिख लिया, अब इसको हम मिटाते हैं बच्चों, इसको मिटाते हैं। अब हम आते हैं जो हम होल्ड पे रखे थे, मेन हमको सीखना था स्नेल्स लॉ, और जिसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की झड़ी लग जाएगी, लगातार क्वेश्चन आएगा। पहले आप सीखेंगे अब स्नेल्स लॉ। इससे पहले थोड़ा सा ये जानते हैं कि आखिर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हम लोग होल्ड पे रख करके जो पढ़ना था उसको रोक के, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग पढ़े के। बच्चों जैसे मान लीजिए इसका क्या यूज है जरा समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है। अब मीडियम 1 और मीडियम 2 को ऐसे ना लिख के सिर्फ μ1 लिख देना और इसका μ2 लिख देता, आप समझ जाइए कि ये मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, यानी इस सरफेस से ऊपर कोई और मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, इसके ऊपर कोई और माध्यम है जिसका अपवर्तनांक μ1 है, और इसके नीचे कोई और अपवर्तनांक जिसका अपवर्तनांक μ2 है। नीचे वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है और ऊपर वाले का μ1 है। अब इसका क्या मतलब है बच्चों? आपको 2 वर्ड लगातार ऑप्टिक्स में मिलेगा, एक रेयरर मीडियम और एक डेंसर मीडियम, हिंदी में विरल माध्यम और सघन माध्यम। तो कौन सा माध्यम विरल है और कौन सा माध्यम सघन है, यह बताने के लिए हमको पहले पता करना होगा उस माध्यम का अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे इन दोनों में अभी हमसे कोई पूछे कि कौन सा मीडियम रेयरर है और कौन सा डेंसर है, बताइए कौन सघन है कौन विरल है, तो हम नहीं बता सकते। पहले उससे पूछेंगे कि दोनों का आप अपवर्तनांक बता दीजिए, दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख दीजिए, हम बता देंगे। जैसे मान लीजिए लिख दिया कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 है, तो बच्चों बताइए तो
1.6 में और 1.5 में और 1.6 में कौन बड़ा है? 1.6 बड़ा है। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा है वो मीडियम हो गया बच्चों ऑप्टिकली डेंसर, यानी ये डेंसर मीडियम हो गया। जिसका अपवर्तनांक ज्यादा वो सघन माध्यम, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है इन दोनों में वो हो गया बच्चों, ये हो गया रेयरर मीडियम। रेयरर मीडियम ध्यान रखिएगा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम वो रेयरर, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा वो डेंसर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको डिसाइड करवा देगा कि कौन सा मीडियम रेयरर है, कौन सा मीडियम डेंसर है। क्लियर है बच्चों? आइए अब आगे बढ़ा जाए अपने काम की ओर। एक चीज छोटा सा और थोड़ा जान लीजिए, बस हो गया। देखिए ये सब बेसिक चीज नहीं जानेंगे तो डायरेक्ट क्वेश्चन पे हम आ जाए तो फिर आपको मजा नहीं आएगा। और ये चीज जान गए, न लिखिए कॉपी में, सिर्फ जानिए, तो जो क्वेश्चन याद करने वाला उसको याद करने में बहुत मजा आएगा आपको। जैसे एक चीज और हम जानना चाहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ RI मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर बच्चों, एयर या वैक्यूम से में होता है। तो इसको क्या लिखेंगे? म्यू ए। जैसे हम निकालते थे ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, तो क्या लिखते थे? C/VW, अरे अभी पढ़ाए हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। यही तो होता है। वाटर का पूछा है तो वाटर का, ग्लास का तो ग्लास का। तो अभी हमको पूछा है RI ऑफ एयर यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। तो किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखो, ऊपर में तो C ही रहेगा, नीचे किस मीडियम का चाहिए? एयर का। तो एयर में प्रकाश की चाल यानी VA स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। तो बताओ जी, सोच के देखो, ऊपर में तो स्पीड ऑफ लाइट है ना एयर में, और नीचे भी क्या लिखना है? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। तब बताइए बराबर C, और नीचे में भी इसके ऊपर भी क्या लिखा गया? C। अरे बोलो यार, आज आप एयर का ही निकाले, किसी और का निकालते तब नहीं आप कोई और का लिखते। तो नीचे में भी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर ही लिखना है, ऊपर भी तो वही है। तो C और C कट के क्या हो जाएगा? बोला 1। यानी आज से बच्चों हम लोग जान गए, यूज करेंगे बहुत जगह, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का कितना होता है? 1। यानी वायु का अपवर्तनांक, वायु का अपवर्तनांक कितना होता है बच्चों? 1। याद रखेंगे, यूज होगा, हम लोग लिख दीजिए उसको, वीडियो को पॉज करके लिखिए, जल्दी मिटाएंगे। चलिए आपने लिख लिया, वीडियो को पॉज करके लिखो, उतना टाइम नहीं देंगे, वीडियो को पॉज करके लिखते चलिए, क्रैश कोर्स का बैच है। आइए अब हम लोग जो काम हमको मेन है, स्नेल्स लॉ। जानते हैं बच्चों स्नेल्स लॉ क्या है? ये भी लिखना नहीं, खाली फॉर्मूला लिखेंगे लास्ट में, पहले समझा लीजिए हमको। स्नेल्स लॉ जैसे ही खत्म होगा क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट, सारा विद्यार्थी यहां ध्यान देगा, यहां से ध्यान नहीं हटाना है। स्नेल्स लॉ वैज्ञानिक का नाम है बच्चों, स्नेल्स लॉ, हिंदी में स्नेल का नियम। अब जरा देखिए ये क्या है। जैसे मान लीजिए आप रिफ्रैक्शन करवाएं कहीं पे, यानी लाइट को मीडियम 1 से मीडियम 2 में भेजें, कहीं पे रिफ्रैक्शन आप करवाएं। ये इधर है μ1 लिख दे मतलब समझ आना, मीडियम 1, और इधर है मीडियम 2। इधर अलग मीडियम, इधर अलग मीडियम है। और आप एक लाइट को नॉर्मल पहले बनाइए, पहले नॉर्मल बनाइए। एक लाइट को मीडियम 1 से मीडियम 2 में भेजे तो ये रिफ्रैक्शन होगा, अपने पथ से थोड़ा सा विचलित हो, आप तो जानते हैं। ये देखिए थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ बेंड कर गई, ऐसे जाना था ऐसे हो गई। मान लीजिए मीडियम 1 में इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस I था और मीडियम 2 में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R है। ध्यान से सुनते रहना सवाल बच्चों। स्नेल साहब इसको लेके कई एक एक्सपेरिमेंट किए। क्या एक्सपेरिमेंट किए सुनिएगा जरा। इसको लेके कई एक एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया, पहले समझिएगा। पहला केस में वो क्या किए, केस 1 में बच्चों कि एक लाइट को भेजे कितना डिग्री पर, तो I बराबर मान लो 22 डिग्री पर वो भेजे। ढंग से I का वैल्यू 22 डिग्री, मतलब मीडियम 1 में नॉर्मल से कितना बना के भेजे उसको 22 डिग्री। तो गलती है मानो
मान लो जब 22 पे आया मीडियम 1 से, तो मीडियम 2 में गया, तो आर का वैल्यू आई बराबर 22 के लिए आर का वैल्यू मान लो आ गया 18 डिग्री। एगो नोट कर लिए कि 22 पर भेजे थे, मीडियम 2 में 18 पर आया, आर का वैल्यू 18 आया। फिर केस 2 लिए, ध्यान से सुनना सब आदमी। केस 2, अब मीडियम 1 में वो भेजे आई बराबर मान लीजिए 29 डिग्री पर, यानी अब दूसरा एक्सपेरिमेंट चल रहा है। अब कितना पर भेज रहे हैं? 29 पर। तो मान लो उस समय आर यानी मीडियम 2 में उस समय आर बना मान लीजिए बच्चों 27 डिग्री। गलती मानिए, गलती हम लोग डाटा ले रहे हैं समझने के लिए। अब बच्चों केस 3 फिर वो केस और लिए, तीसरा केस। मान लीजिए मीडियम 1 में आई का वैल्यू आई मतलब मीडियम 1 में नॉर्मल से वो बना के भेजे मान लीजिए 32 डिग्री। तो आई बराबर 32 के लिए मान लीजिए उनको आर प्राप्त हुआ मान लीजिए बच्चों 31 डिग्री। गलती सब मानिए, एक डाटा ले रहे हैं। अब ऐसे वो 3 केस लिए, ऐसे बहुत केस आप ले सकते हैं। तो तीनों केस में एक बात उनको पकड़ में आई, उन्होंने एक चीज देखा। क्या देखा? कि केस 1 में वो किए साइन आई अपॉन साइन आर, भाग दिए एंगल ऑफ इंसिडेंस के साइन में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के साइन से। यानी बच्चों साइन 22 डिग्री अपॉन साइन 18 डिग्री, बोलो रे, तो कुछ वैल्यू आएगा, कुछ वैल्यू आएगा। ये जो केस 1 में साइन 22 अपॉन साइन 18, तो ये कुछ वैल्यू आएगा कट के, इसको इसमें इससे भाग दें तो कुछ आएगा ना जी। जो आया बच्चों, जो भाग दे के आया वो बराबरे था किसके पता है? साइन 29 डिग्री अपॉन साइन, बोला हो, बोला साइन 27 डिग्री। और जो इसमें आया वो बराबरे था किसके? साइन 32 डिग्री अपॉन साइन, बोला 31 डिग्री। और बराबर एक ही वैल्यू था, एक कांस्टेंट, बोले तो अचर। ढंग से सीखो, बहुत मजा आएगा। यानी बच्चों हर केस में, हर अलग अलग, अभी तीनों को ले तो 300 लो, हर केस में जब ये दोनों को भाग दिया गया तो हर केस में वैल्यू सेम था। मान लीजिए इन दोनों को भाग देने से आया 1.5, तो इन दोनों को भाग देने से भी 1.5 आया, इन दोनों को भाग देने से भी 1.5 आया, यानी हर केस में 1.5 आया। यानी एक कांस्टेंट था, वो बदल ही ना रहा था, हर केस में 1.5 आ रहा था। तो उसको बोला गया कि ये कांस्टेंट, ये अचर है। तब वहां से वो पकड़ लिए कि इसका मतलब है कि तो ये लॉ है। क्या लॉ है जरा सुनिए, कि कहीं भी रिफ्रैक्शन होगा बच्चों, कहीं भी रिफ्रैक्शन होगा तो साइन आई यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन बटा में साइन आर आएगा, वो हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट, यानी अचर वैल्यू। चाहे जितना बार आप एंगल बदलिए हर केस में वैल्यू कांस्टेंट रहेगा। क्लियर है? अब जरा देखिए, अब इसको हम लोग स्नेल के लॉ में कितना इसको हम लोग बांधते हैं। देखिए अब समझ गए आप एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ। सो हर केस में वैल्यू क्या आ रहा था? सेम। तो यहां से स्नेल्स अपना एक लॉ दे दिए। क्या लॉ दिए जरा देखिए बोर्ड पर सब आदमी। अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, स्नेल के नियम से बच्चों, स्नेल के नियम से क्या होगा बच्चों? तो साइन आई मीडियम 1 में साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आर इज इक्वल टू क्या? एक कांस्टेंट। बोला हो, हिंदी में क्या बोलेंगे? अचर। अचर। अच्छा, एक और अजीब कहानी हुई। साइन आई अपॉन साइन आर एक कांस्टेंट वैल्यू तो आ ही रहा था, लेकिन वह वैल्यू बराबर था μ2 अपॉन μ1 के, यानी μ2 अपॉन μ1 के बराबर था वो वैल्यू। कहने का मतलब हुआ जो कांस्टेंट वैल्यू आ रहा था हर केस में, वो किसके बराबर था? मीडियम 2 के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी मीडियम 2 का आवर्तनांक बटा मीडियम 1 का आवर्तनांक के बराबर। यानी जिसमें गई लाइट उसके अपवर्तनांक में भाग देना है, जिससे चली उसके अपवर्तनांक, यानी μ2 अपॉन μ1 के बराबर वो कांस्टेंट था।
क्लियर बच्चों? यानी इस कांस्टेंट के जगह पर ये बातें लिखाया, ये आया, भाग देखा गया तो यही आ रहा था, जो इसका वैल्यू है इसके रेशियो का वैल्यू वही था। क्लियर है? अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू, याद कीजिए इसको लिखने का स्टाइल, म्यू टू 1, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। ये था स्नेल्स लॉ। लेकिन हम लोग इस तरह इसको याद ना रखेंगे। देखिए हम लोग कैसे याद रखेंगे, बोर्ड पर ध्यान दीजिए, हम लोग इसको याद कैसे रखेंगे बच्चों, ध्यान से। एक बात बताओ, इसको पकड़ो तो इसको पकड़ो तो इसमें क्या है बच्चों, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू, बोला तो बोला म्यू टू अपॉन क्या, म्यू 1। अब एक काम कीजिए, इसको इससे भाग दो, सॉरी इसको इससे गुना करो, इसको क्रॉस गुना करो ना भाई, इसको इससे, तो देखिए गुना करेंगे तो म्यू 1 इसको इससे, म्यू 1 साइन आई इज इक्वल टू बच्चों इसको इससे म्यू 2 साइन आर। ये याद रखेंगे। देखो कैसे फटाफट एकदम झरी लगे क्वेश्चन का, झरी, और सब क्वेश्चन इसके बिना तो पूरा ऑप्टिक्स अधूरा है। देखिए कैसे याद रखेंगे इसे, ध्यान दीजिए। किससे चली है लाइट, म्यू 1 से, और किस में गई है, म्यू 2 में। तो जिससे चलेगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ध्यान दीजिए, जिससे चली उसका अपवर्तनांक इनटू उसी में के कोण का साइन बराबर जिसमें गई उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू उसी में के कोण का साइन। बस जिससे चली, फिर से जिससे चली उसका अपवर्तनांक उसी में के कोण का साइन, जिसमें गई उसका अपवर्तनांक उसी में कोण का साइन। ये आ गया आपका। अब देखिए कैसे क्वेश्चन का झई लगता है। पहले इसको जल्दी उतारिए वीडियो को पॉज करके, और अगले वीडियो में हम लोग तुरंत ही वीडियो आएगा, अगला वीडियो आपको, उसमें हम लोग क्वेश्चन करेंगे, स्टार्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सब मेरा जितना बेसिक था वो क्लियर हो गया। उतारिए बच्चों इसको, वीडियो को पॉज करके, यहीं तक बात को, इस वीडियो में, वीडियो लंबा हो जाएगा।